हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो 10th सेशन होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी भी बोलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ईसीजी लीड्स, यानी कि जब ईसीजी किया जाता है तो वहां पे कितने तरह के ईसीजी लीड्स होते हैं और उस लीड्स का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है वो भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ईसीजी लीड होता है उसका प्लेसमेंट यानी कि उसको कहाँ पे लगाना है और कौन सा पोजीशन पे लगाना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ब्लड प्रेशर को देखने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चों, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, हर एक चीज हम ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, वैसा कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में जो हेल्प करता है वो भी हम पढ़ेंगे बच्चों। यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के अंदर ये सारा चीज हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही ये लास्ट सेशन होने वाला है बच्चों। आज हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होने वाला है बच्चों, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी, आई होप बहुत सारे बच्चे ईसीजी के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। तो ईसीजी क्या होता है बच्चों? इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्या है बच्चों? एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी कि एक किस डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? जब कोई बीमारी सस्पेक्ट होता है या फिर मान के चलिए किसी का चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो क्या है? एक सस्पेक्टेड केस है। तो उस केस को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको टेस्ट करवाएंगे। कौन सा टेस्ट? ईसीजी। इसलिए क्या होता है बच्चों? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है हार्ट के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी कर रहा है हमारा हार्ट, उसको ये क्या करता है बच्चों? मेजर करने का काम करता है। मेजर करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पेज के ऊपर प्रिंट कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? ईसीजी। क्या बोला जाता है? ईसीजी। यानी कि जो स्किन के ऊपर जो जितने भी सारे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किए गए हैं, उन सारे इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों? उस ईसीजी के इंपल्स को, जो एक्टिविटी चल रहा है, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों? ये पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, इसके स्किन के सरफेस पे क्या लगा है? ये सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और जिससे कि मशीन के माध्यम से इस पेपर पे जितने सारे इसके हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको प्रिंट कर दिया गया है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्लियर है? अब इसका बच्चों जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में स्टाफ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ्स हैं, उसको ये ईसीजी किस तरह से हेल्प करता है? तो बच्चों हार्ट के रिदम को जानने के लिए हेल्प करता है, यानी कि पेशेंट को जो भी हार्ट का रिदम है, पेशेंट के अंदर जो भी हार्ट का रिदम, कहने का मतलब बच्चों हार्ट रेट, तो वो हार्ट रेट कौन बताएगा? तो आपका ईसीजी के अंदर ही हार्ट रेट का भी पता चल जाता है कि कितना हार्ट रेट है, ज्यादा है, कम है या फिर नॉर्मल है। क्लियर है बच्चों? तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये क्या करने में, इवेल्युएट करने में मदद करता है बच्चों? हार्ट रिदम को इवेल्युएट करने में मदद करता है। उसके साथ साथ हार्ट रेट, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि कंडक्शन का मतलब होता है बच्चों कि आपके हार्ट के चैम्बर के अंदर जो भी कंडक्शन का काम कर रहा है, यानी कि इंपल्स जनरेट करने का काम कर रहा है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, तो उसी को ही डिटेक्ट करता है। क्लियर है? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का मतलब होता है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर दूसरे टर्म में बच्चों हार्ट अटैक भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? एमआई। क्या बोलते हैं? एमआई, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से हार्ट आपका अटैक हो जाता है, हार्ट के अंदर अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। क्लियर है? तो इस हार्ट अटैक के कंडीशन को क्या बोला जाता है? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो ये भी किससे पता चलता है बच्चों? ईसीजी से ही पता चलता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि जो भी आपके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज का जो अप डाउन होता है बॉडी के अंदर, या तो डिक्रीज अमाउंट में होता है यानी कि डेफिशिएंसी होता है, या फिर इंक्रीज हो जाता है, तो इस केस को भी क्या बोला जाता है? इम्बैलेंस। अगर इम्बैलेंस वाला केस है, यानी कि बैलेंस नहीं है, या तो ज्यादा हो गया तो कम हो गया, इसको भी कौन डिनोट करेगा? तो इसको भी बच्चों ईसीजी के माध्यम से ही इसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियक इनलार्जमेंट।
अगर कार्डियक इनलार्जमेंट का केस है, यानी कार्डियक इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि बच्चों इसके अंदर हार्ट का जो चैम्बर है वो बड़ा हो गया, नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया, तो उस केस में क्या बोला जाता है इसको, कार्डियक इनलार्जमेंट। तो कार्डियक इनलार्जमेंट को भी कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे कंफर्म करना है, तो ईसीजी के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, ईसीजी के माध्यम से। तो ईसीजी का समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेफिनेशन, ईसीजी का डेफिनेशन, वो था क्या, इंट्रोडक्शन। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग of the electrical impulse generated by the heart during the cardiac cycle captured by electrode placed on the body surface। इसका मतलब भी सेम है बच्चों। ईसीजी क्या होता है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है किसका, जितने भी जो भी कार्डियक साइकिल के दौरान जितने भी इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, और उसी इंपल्स को बच्चों कैप्चर करके किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा कैप्चर किया जाता है आपके बॉडी सरफेस पे जितने सारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसके माध्यम से, उसी को क्या बोला जाता है, ईसीजी। इसका काम कहाँ कहाँ होता है बच्चों, इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब होता है बच्चों वहां पे ब्लड सप्लाई पहुंच तो रहा है लेकिन डिक्रीज अमाउंट में, यानी कि कम अमाउंट में। मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको बता दिया हमने, हार्ट अटैक को बोला जाता है। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में भी इसका यूज होता है, यानी कि इसका यूज मतलब इसको चेक करने के लिए, हार्ट ब्लॉक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको ईसीजी काम में आता है। अरिथमियाज, ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टॉक्सिसिटी, साइज ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो ये सारे जितने देख सकते हैं बच्चों, ये बहुत सारे यूजेज हैं, इसके बहुत सारे क्या हैं, यूजेज हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, एक पेपर होता है जिसके अंदर ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर बना होता है, ये सारे जितना भी क्यूब देख रहे हैं ये सारे एक समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एक समान होता है, और इसमें आप रीडिंग देख सकते हैं। आगे हम रीडिंग भी देखेंगे कि जो रीडिंग होता है बच्चों उसका वेव कैसा होता है, उस वेव का नाम क्या होता है, हर एक चीज हम सिंपल भाषा में समझने वाले हैं बच्चों, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है वेव। जैसा कि हमने बताया था बच्चों वेव के बारे में, तो वेव क्या होता है अब देख सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे इस तरह से, ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इसको पी वेव बोला जाता है। उसके बाद बच्चों यहीं से थोड़ा सा क्यू नीचे होता है, फिर ऊपर जाके इस तरह से बच्चों एक फ्लैट सरफेस में इस तरह से बनता है, यानी कि ये जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है इसको पी वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पी वेव। इसको बच्चों क्यू, इसको आर, इसको एस और इसको टी वेव, यानी कि पी क्यू आर एस टी। ये क्या है, आपके ईसीजी का जो भी वेव है जो आप एक पेपर के ऊपर देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो वही है बच्चों। इसमें क्या है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। क्या है बच्चों, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। क्या, क्यू आर एस क्या कर रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, इसको क्या बोला जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो पी वेव क्या होता है बच्चों, पी वेव ये वाला वेव है, पी वेव क्या है, ये वाला वेव है, क्यू आर एस ये कॉम्प्लेक्स है और टी वेव ये वाला है। क्लियर है? तो पी वेव क्या डिनोट करता है, यानी कि आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि पी वेव किसको दर्शाता है, पी वेव का मतलब क्या होता है बच्चों। तो पी वेव का मतलब होता है बच्चों एट्रियल डिपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। एट्रियल रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन मतलब बच्चों क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब एट्रियम के अंदर बच्चों संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी जाके पी वेव का निर्माण होता है। तभी जाके किसका निर्माण होता है बच्चों, ये पी वेव का निर्माण होता है। यहां देख सकते हैं बच्चों ये क्या आपका एसए नोड है, एसए नोड से क्या हुआ बच्चों, इंपल्स जनरेट हुआ। इंपल्स क्या हुआ, इस तरह से देख सकते हैं इंपल्स जनरेट हुआ और ये इंपल्स पूरा एट्रियम में फैल गया, इधर भी लेफ्ट साइड के एट्रियम में भी फैल गया। तो जो इंपल्स जनरेट हो रहा है और फैल रहा है पूरा एट्रियम में, वो किस लिए फैल रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है बच्चों वो किसका काम होता है, पी वेव का काम होता है। किसका काम होता है बच्चों, पी वेव का, यानी कि एट्रिया को एक्टिवेट करना। एट्रिया को क्या करना, एक्टिवेट करना, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। किसके लिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चों, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है बच्चों वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों जिस तरह से आपने एट्रियम के अंदर देखा, ठीक उसी प्रकार क्या होता है वेंट्रिकल्स के अंदर भी संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा होता है बच्चों, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को दिखाता है। जिस तरह से वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे कि क्या बन रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है।
यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसके बारे में हम पढ़ें, थोड़ा डिटेल में जाएं बच्चों, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, एसए नोड है। अगर एसए नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, और ये इंपल्स कहां भेज दिया जाता है, एबी नोड के अंदर। कहां भेज दिया जाता है, एबी नोड के अंदर। ये जो बच्चों एसए नोड के अंदर जो इंपल्स जनरेट हुआ, तो जिससे कि क्या हो गया बच्चों, एट्रियम के अंदर क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये एसए नोड बच्चों एबी नोड के अंदर इंपल्स को भेजेगा, फिर एबी नोड से कहां जाएगा बच्चों, बंडल ऑफ हिज में जाएगा, यहां से बच्चों परकिंजे फाइबर में, यहां से परकिंजे फाइबर में ये इंपल्स जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये वाला जो पोर्शन देख सकते हैं आप, ये वाला जो इतना सारा पोर्शन है, ये जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में जा रहा है इंपल्स, फिर परकिंजे फाइबर में जा रहा है, उसके बाद क्या है, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। तो ये सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को ही इंडिकेट करते हैं। यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इतना सारा काम होता है। कितना होता है बच्चों, एबी नोड से इंपल्स बंडल ऑफ हिज में जाता है, फिर वहां से परकिंजे फाइबर में और पूरा वेंट्रिकल्स में फैल जाता है, फिर जाके वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है टी वेव। क्या है बच्चों, टी वेव। टी वेव क्या करता है बच्चों, वेंट्रिकल्स के अंदर रिपोलराइजेशन जो होता है, जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, जो बच्चों रिलैक्स करते हैं, उसको टी वेव क्या करता है बच्चों, दर्शाता है। वो उसको टी वेव रिप्रेजेंट करता है। यानी कि टी वेव अगर बन रहा है तो टी वेव किसको डिनोट करेगा, कि वेंट्रिकल्स के अंदर अब क्या हो रहा है बच्चों, रिलैक्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है। अगर आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा बच्चों, तब एट्रियम क्यों नहीं रिलैक्स करता है बच्चों, एट्रियम भी रिलैक्स करता है जब आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पे एट्रियम क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। इसलिए इसका बच्चों क्या होता है, इसका जो वेव है वो शो होता है, इसका वेव शो होता है और उसका वेव दिखता नहीं है। अगर बच्चों एट्रियम का रिलैक्स होते हुए अगर वेव शो हो गया, तो समझ जाइए इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, एबनॉर्मेलिटीज है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पी वेव बन रहा है, यहाँ पे पी वेव बन रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये बच्चों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शा रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, और टी वेव बच्चों वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को दिखा रहा है। क्लियर है। आपको समझ में आ गया बच्चों, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है पीआर इंटरवल। क्या है बच्चों, पीआर इंटरवल। जैसा कि ये आपका पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये टी वेव है, ये बच्चों टी वेव है। अब क्या है बच्चों, पी आर इंटरवल। सबसे पहले तो पी आर इंटरवल बच्चों पी और क्यू के बीच होता है। कहां होता है, पी और क्यू के बीच का जो ये इंटरवल देख रहे हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ग्रीन कलर का है, तो इसको पी आर इंटरवल बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल होता क्या है बच्चों, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने बोला था कि एसए नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, और ये कहां भेज देता है, एवी नोड के पास। कहां भेज देता है, एवी नोड के पास। तो जैसे ही एसए नोड के अंदर इंपल्स जनरेट हुआ बच्चों, तो आपका कौन सा वेव बन जाएगा, पी वेव का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही एवी नोड के पास आया, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों परकिंजे फाइबर में जाएगा। तो ये जो वेव है, ये जो इंपल्स है बच्चों, ये क्या होता है, आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है। तो यहां से इंपल्स को बच्चों यहां तक आने में, यानी कि जब तक वेंट्रिकल्स बच्चों संकुचन ना हो जाए, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, तो वहां तक ये जो इंपल्स आ रहा है, इसी समय को क्या बोला जाता है, पी आर इंटरवल। क्या बोला जाता है, पी आर इंटरवल। यानी कि टाइम टेकन फॉर इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। यानी कि एट्रिया से लेकर के वेंट्रिकल्स तक के बीच में जो टाइम लगता है ट्रेवल होने में, जो इंपल्स का बच्चों आगे स्थानांतरण होने में, तो उस समय को क्या बोला जाता है, पी आर इंटरवल। यानी कि एसए नोड से परकिंजे फाइबर तक इंपल्स के आने में जितना समय लग रहा है, ये क्या बच्चों, ये एट्रियम के अंदर होता है, ये वेंट्रिकल के अंदर होता है। तो एट्रियम से वेंट्रिकल्स, पूरा वेंट्रिकल्स के अंदर संकुचन होने तक के जो समय लगता है, वही क्या होता है, पी आर इंटरवल होता है। यानी कि एसए नोड से एबी नोड में आता है, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर इंपल्स आता है, नॉर्मल टाइम इसका
0.18 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.18 सेकेंड। अगर बच्चों इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि इलोंगेशन ऑफ दिस सेगमेंट का मतलब होता है एवी डिले इसको बोला जाता है। अगर ज्यादा समय लग रहा है जिसका मतलब एवी डिले है, यानी कि वहां पे आपका कहां दिक्कत है? आपका एवी नोड के अंदर दिक्कत है बच्चों, क्योंकि ऐसे नोड क्या किया बच्चों? इंपल्स जनरेट किया तो पी वेव का निर्माण हो गया, लेकिन पीआर इंटरवल के अंदर देखा जाता है कि एवी डिले हो गया, यानी कि 0.18 सेकंड से ज्यादा टाइम लग गया। तो उस कंडीशन में क्या है, वहां पे कुछ दिक्कत है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी देख के ही बता देते हैं कि आपके हार्ट के अंदर कहाँ पे दिक्कत है, क्यों आपका जो है सो हार्ट बीट कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? अगर बच्चों 0.18 सेकंड से कम टाइम लगता है तो वो भी क्या है बच्चों? वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी एबनॉर्मल है, वो भी एबनॉर्मेलिटीज के अंदर ही आएगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया बच्चों, जो पी वेव और क्यू, पी और क्यू के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को पीआर इंटरवल बोला जाता है। जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक आने में जो इंपल्स को समय लगता है वही पीआर इंटरवल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्यूटी इंटरवल। ये क्या है? क्यूटी इंटरवल सेम बच्चों पीआर इंटरवल के तरह ही है। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जो बच्चों आपका क्यू है, यहाँ क्या है? क्यू है, और यहाँ बच्चों टी खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां तक के जो इंटरवल है इसी को क्यूटी इंटरवल बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चों? इसी को क्यूटी इंटरवल बोला जाता है। ये वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन इसको इंडिकेट करता है, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? सबसे पहले डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि डिपोलराइजेशन होता है, उसी से क्या बनता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है बच्चों। और उसके बाद वेंट्रिकल्स का जब रिलैक्स करता है, जब रिलैक्सेशन अवस्था में होता है आपका वेंट्रिकल्स, उस टाइम पे आपका टी वेव बनता है। यानी कि क्यूटी इंटरवल के अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन भी होता है और रिपोलराइजेशन भी होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट भी करते हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी करते हैं। क्लियर है? दोनों चीज करते हैं। इट सिग्निफाइज द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स। ये क्या करता है बच्चों? जो वेंट्रिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया है, जो जनरेट हुआ है, जो काम करवा रहा है, उसको ही आइडेंटिफाई करता है। और इसका जो समय होता है बच्चों 0.42 सेकंड। क्या होता है? 0.4 से लेके 0.42 सेकंड का होता है, यानी कि इसी समय में क्या करेगा? आपका वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट एस और टी के बीच में होता है। क्या होता है? ये आपका पी है, ये आपका बच्चों पी है, ये क्यू, आर, एस और टी। तो ये जो एस और टी जहां से स्टार्ट हुआ, तो ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो इंटरवल है इसको एसटी सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसटी सेगमेंट, यानी कि बिटवीन एस वेव एंड टी वेव। एस वेव जो आपका यहाँ है और टी वेव जो यहाँ है बच्चों, तो इस दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसी को एसटी इंटरवल बोला जाता है। अर्ली फेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अभी यहाँ पे बच्चों टी वेव का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक का जो यहाँ से क्या हुआ बच्चों? टी वेव ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि इसका बच्चों ऊपर जाना, यानी कि ये निर्माण हो रहा है टी वेव का। यानी कि बच्चों आपका जो वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जिससे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, और अब क्या है? इतना टाइम जो लग रहा है इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है, मतलब कि आपका जो टी वेव बन रहा है उसका इनिशियल फेज और इसका बच्चों जो आपका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, दोनों के बीच का जो फेज होता है उसको एसटी सेगमेंट बोला जाता है। यानी कि वेंट्रिकल्स का जो रिपोलराइजेशन है, यानी कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होने वाला होता है उससे पहले का, जस्ट पहले का फेज को क्या बोला जाता है? एसटी सेगमेंट। यानी कि जब आपका अभी वेंट्रिकल्स आपका रिलैक्स नहीं हुआ है, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, लेकिन रिलैक्सेशन होने के जस्ट पहले का फेज जो होता है वही एसटी सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर क्या होगा? मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा तो टी वेव डिप्रेस हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, यहां मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं बच्चों, अगर बच्चों आपके ईसीजी के अंदर, आपके ईसीजी के अंदर ये क्या है बच्चों? ये पी वेव है, क्यू, आर, एस, और ये बच्चों टी वेव बनने वाला है। और जस्ट क्या हुआ बच्चों? टी वेव ऊपर बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया बच्चों? डिप्रेशन हो गया। ये जो टी वेव का क्या हो गया बच्चों? टी वेव का क्या होगा? डिप्रेशन हो गया। तो किसी भी ईसीजी रीडिंग के अंदर टी वेव का जो डिप्रेशन होना क्या कहलाता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्या कहलाता है बच्चों? मायोकार्डियल
इस्कीमिया, क्या कहलाता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्लियर है? अगर बच्चों ये जो डिप्रेशन हुआ है, ये जो आपका एस के बाद टी वेव बनना था, तो टी वेव क्या हो गया? डिप्रेस हो गया जस्ट एस के बाद। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? मायोकार्डियल इस्कीमिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर बच्चों इसमें एलिवेशन हो गया, यानी कि एलिवेशन कहने का मतलब बच्चों ये आपका पी वेव बना, उसके बाद क्यू बना, आर बना, एस बना, और टी बच्चों थोड़ा सा स्पेस ले लिया। स्पेस कहने का मतलब बच्चों आपके एलिवेशन हो गया, आपका जो टी वेव बन रहा था उसका एलिवेशन हो गया, और एलिवेशन के साथ साथ डिप्रेशन भी हो गया। क्या हो गया? ये जो आपका ये क्या हो गया? एलिवेशन हो गया। क्या हो गया? एलिवेशन हो गया, और एलिवेशन के साथ साथ क्या हो गया? डिप्रेशन। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एमआई बोला जाता है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या बोला जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि अगर टी वेव बच्चों डिप्रेस हो रहा है, किसके साथ? एलिवेशन के साथ, तो वो क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। अगर बच्चों टी वेव क्या हो रहा है? डिप्रेस्ड हो रहा है, टी वेव का डिप्रेशन हो रहा है, वो क्या शो करेगा? मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर बच्चों एलिवेशन और डिप्रेशन हो रहा है एस टी वेव का, तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या करता है बच्चों? इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो इसीलिए बच्चों ईसीजी को देख करके ही पता चल जाता है कि कौन सा मायोकार्डियल इस्कीमिया है और कौन सा बच्चों मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है कि कितने तरह के ईसीजी लीड्स होते हैं। तो मेनली बच्चों 12 जो होता है स्टैंडर्ड ईसीजी लीड होता है, जो कि क्लिनिकल सेटिंग में यूज किया जाता है। 12 ईसीजी लीड होता है, जिसमें कि लिम्ब, जो आपका लिम्ब है उसके अंदर 3 ईसीजी लगता है। उसके बाद बच्चों ऑगमेंटेड लीड होता है। ऑगमेंटेड लीड कहने का मतलब बॉडी को बच्चों इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो करंट का पाथवे सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन हो, और जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो बच्चों अच्छे से ग्राफ के रूप में क्या किया जा सके? उसको मेजर किया जा सके, उसको कैच किया जा सके। क्लियर है? उसके बाद ये सारे चेस्ट लीड है। चेस्ट के अंदर 6 लीड होते हैं। क्या? V1, V2, V3, V4, V5 और V6। और लिम्ब के अंदर बच्चों 3 ही लीड होते हैं। जो एक लीड होता है वो ब्लैक कलर का, वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। क्लियर है? अगर हम बच्चों लीड की बात करें कि कौन लीड कहां पे होता है, तो इधर देख लीजिए, ये जो ब्लैक लीड है ये सबसे पहले लिम्ब वाला लीड है। क्या है? चारों लिम्ब में ये राइट लेग है, लेफ्ट लेग है, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म। क्या है? ये राइट आर्म, ये बच्चों लेफ्ट आर्म है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। क्लियर है? तो चारों लिम्ब में क्या लग गया? सबसे पहले आपका ये लिम्ब वाला लीड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लिम्ब वाला लीड लग जाएगा। उसके बाद बच्चों ऑगमेंटेड लीड आता है। ऑगमेंटेड लीड देख सकते हैं, बॉडी को इस तरह से 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका राइट आर्म वाला पोर्शन है, जो आपका राइट आर्म वाला पोर्शन है बच्चों, उधर एवीआर लगता है। जो आपका बच्चों लेफ्ट आर्म वाला पोर्शन है बच्चों, एबीएल लगता है। और जो बच्चों आपका नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि लेफ्ट लेग वाला पोर्शन है, एवीएफ लगता है। क्या? एवीएफ लगता है। यानी कि एवीआर, एवीएल, एवीएफ। इसको याद करने के लिए बच्चों जो राइट आर्म है इसका मतलब एवीआर लगेगा। एवीएल मतलब लेफ्ट आर्म है तो एवीएल लगेगा उधर। और जो आपका लेफ्ट लेग है, यानी कि लेग का मतलब दूसरे टर्म में क्या बोला जाता है? फुट बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे एवीएफ लगता है। और बाकी जो 6 लीड बच गया आपका चेस्ट वाला, ये V1 है, V2 लगेगा यहाँ, V3, V4, V5 और V6। ये जो 6 लीड है बच्चों चेस्ट पे लगता है। कहाँ? चेस्ट पे लगता है। उसके प्लेसमेंट में हम सारा लोकेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लीड किस इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है प्लेसमेंट। जो इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा कि 12 लीड होता है बच्चों, वो लगता कहाँ पे? वो बच्चों उस लीड का प्लेसमेंट कहाँ होता है? सबसे पहले अगर हम बच्चों ये लिम्ब का तो समझ में आ गया बच्चों, ये राइट आर्म में लगेगा, यानी कि राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, चारों लिम्ब में लग चुका है बच्चों। ये जो ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। और बाकी जो 6 लीड बच गया, अगर हम बात करें V1 का, तो V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगा। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लीड ऐसा है V1 जो आपका राइट साइड लगेगा, और बाकी जो 5 बच गए लीड वो सारे चेस्ट के किधर लगेंगे बच्चों? लेफ्ट साइड में लगेंगे। तो V1 कहां पे लगेगा बच्चों? एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब होता है कि 2 रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है। यानी कि ये रिब्स दोनों के बीच का स्पेस, पहला इंटरकोस्टल, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि
जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और राइट साइड है आपका, वहां पे पहला लीड लगेगा। कौन सा? V1। कौन सा लीड लगेगा बच्चों? V1। अगर हम बात करें V2 लीड की, तो जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, ये भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ही लगेगा, लेकिन किस साइड में लगेगा? तो लेफ्ट साइड में। किधर? तो लेफ्ट साइड में। जैसा कि येलो में देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है और इसके जस्ट पैरेलल में लगा, ये भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ही दूसरा लीड लगता है जिसका नाम होता है V2, और ये जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, V1 के अपोजिट। दोनों में अंतर क्या है? V1 राइट साइड लगता है, V2 लेफ्ट साइड लगता है। क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों V3 लीड की, तो V3 लीड बच्चों V2 और V4 के बीच में लगता है। V3 और V4, जो V3 है बच्चों, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये V2 और V4 ये दोनों के बीच में लगता है। कहां लगता है? V2 और V4 के बीच में। अगर हम बात करें बच्चों V4 कहां लगता है, तो ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगता है, जहां पे मिड क्लेविकुलर लाइन है। ये जो क्लेविकल है, ये क्या है बच्चों? आपका कॉलर बोन है, जिसको क्लेविकल बोला जाता है। तो क्लेविकल का जो मिड है, बीच वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहां से एकदम मिड क्लेविकुलर लाइन में क्या लगता है? V4 लगता है। और कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कौन से स्पेस में बच्चों? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5, यानी कि दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है। आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। जब आप बच्चों ईसीजी लीड लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। तो V4 का प्लेसमेंट हमने देख लिया। अगर हम बात करें बच्चों V5, तो किधर लगेगा बच्चों? कि ये भी V4 वाले जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहीं लगेगा, लेकिन ये एक्सिलरी लाइन में लगेगा। किधर लगेगा? जो आपका एक्सिला वाला लाइन है उधर लगेगा। किधर लगेगा बच्चों? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल टू V4। सेम एकदम हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, इसके सेम पैरेलल में लगेगा, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि जो एक्सिला वाला पोर्शन है उधर लगेगा, यानी कि लेटरल भाग में लगेगा। क्लियर है? और V6 कहां लगेगा बच्चों? मिड एक्सिलरी लाइन में। जो आपका मिड एक्सिलरी लाइन है वहां पे V6 लगता है। किधर? V4 और V5 के लेवल पे। किधर? V4 V5 के ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे V6 लगता है। तो आई होप आपको ये जो ईसीजी का जो लीड होता है उसके प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा कि ये 12 लीड का प्लेसमेंट कहां कहां होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो आपका एट्रियल वॉल है, वहां पे उसके एट्रियल वॉल पे जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें बच्चों यूनिट की, तो मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि mm ऑफ Hg से इसको डिनोट किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 120/80। क्या होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। आप बच्चों mm ऑफ Hg लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये लगाना बहुत जरूरी है। 120 जो है बच्चों 120 ये सिस्टोलिक बीपी होता है, और 80 जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। क्या होता है? ऊपर वाला। ये जो आप देख सकते हैं इमेज में भी, ये मशीन से इन भाई साहब का क्या बीपी लिया जा रहा है। ये जो ऊपर वाला जो बीपी देख सकते हैं इसको सिस्टोलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक बीपी। और नीचे वाला जो रीडिंग है इसको डायस्टोलिक बीपी बोला जाता है। क्लियर है? अगर हम सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो प्रेशर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। और डायस्टोल जब कार्डियक साइकिल के अंदर होता है, यानी कि जब आपका जो है सो हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन होता है, तो उस टाइम पे डायस्टोलिक बीपी जनरेट होता है। इसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चों? कार्डियक आउटपुट। क्या है बच्चों? कार्डियक आउटपुट। जो हार्ट के वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है बाहर, उसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। और वो बच्चों अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा निकलेगा, यानी कि ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों। और ब्लड कम मात्रा में आएगा तो वहां पे ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों आयतन, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट में बच्चों ब्लड होगा, तो उस केस में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज मिलेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम यानी कि बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी, या फिर डिहाइड्रेशन का केस हो गया, फिर बच्चों आपके अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, आपका बॉडी क्या हो रहा है बच्चों? ब्लीडिंग कर रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? फ्लूइड बाहर ड्रेन आउट हो रहा है, उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम की कंडीशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर आपका डाउन होगा, यानी कि लो होगा।
इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स वॉल, अगर वेसल्स के वॉल के अंदर इलास्टिसिटी होगा यानी कि वो उसके अंदर बच्चों लचीलापन होगा, उससे भी क्या होता है बीपी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों। पेरिफेरल रेसिस्टेंस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों बाहर से किसी तरह का दबाव बन रहा है, बाहर से किसी तरह का अगर दबाव बन रहा है आर्टरीज के ऊपर तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे भी बच्चों घटता है। क्लियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लड वॉल्यूम भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि इंक्रीज करवा देता है, डिक्रीज करवा देता है, यानी कि जब डिक्रीज होगा अगर ब्लड वॉल्यूम हम बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं तो बीपी मेंटेन हो जाएगा। अगर वेसल्स का वॉल इलास्टिसिटी है या फिर पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टरीज है इस तरह से नैरो हो गई है। जब आर्टरी नैरो हो जाती है बच्चों उस केस में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है रेगुलेशन ऑफ बीपी, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। रेगुलेशन का मतलब होता है बच्चों कि ब्लड प्रेशर आपके बॉडी के अंदर अगर कम होता है फिर ज्यादा हो जाता है तो उसको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, कौन उसका रेगुलेट करता है, यानी कि कौन उसको मेंटेन करता है, बढ़ जाता है तो उसको कौन घटाने का काम करता है। आइए सीखते हैं बच्चों। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, यानी कि कुछ समय के लिए बीपी बढ़ा तो उसको मेंटेन, जैसे कि आप दौड़ के आए बच्चों तो दौड़ के आए तो कुछ टाइम के लिए आपका बीपी 140 150 भी हो जाता है, उस टाइम पे कौन मेंटेन करता है। दूसरा इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन, इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन क्या करता है बच्चों कि शॉर्ट टर्म से अगर ज्यादा देर तक या फिर ज्यादा दिन तक, कुछ हफ्ते कुछ महीने तक आपका बीपी क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ रह रहा है, तो वो यहाँ इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन के द्वारा उसको बीपी को मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, यानी कि लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपका बॉडी जिस हिसाब से ब्लड को मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, तो वो किसके अंदर आएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बच्चों इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बैरोरिसेप्टर, दूसरा कीमोरिसेप्टर और ब्रेन इस्केमिक रिस्पॉन्स। ये क्या होता है बच्चों, ये 3 फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करने का काम करते हैं। बैरोरिसेप्टर कैसे करते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे बच्चों, कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं उसको भी पढ़ेंगे और ब्रेन इस्केमिक रिस्पॉन्स को भी हम देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। आगे है हमारा इंटरमीडिएट रेगुलेशन। इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन के अंदर स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बच्चों कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म होता है और रास मैकेनिज्म होता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन है जिससे कि बीपी को रेगुलेट किया जाता है। इधर देख सकते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए तो उसके अंदर क्या होगा, आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय किडनी, किडनी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को रेगुलेट किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बच्चों कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन हार्मोन के द्वारा आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है अगर बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ मिलता है तो। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा रेगुलेशन ऑफ बीपी, ये ओवरव्यू हमने दिया। चलिए एक एक करके सबको डील करते हैं कि बैरोरिसेप्टर किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला है बैरोरिसेप्टर। क्या है बैरोरिसेप्टर, अगर बच्चों बीपी बढ़ा हुआ आया, अगर बॉडी के अंदर बीपी बढ़ता है तो उस टाइम पे बैरोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो हम आर्टरी पर आए थे आपको वो काम आने वाला है। अगर आप मेरे आर्टरी वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे हमने बताया था आपको अच्छे से, ये क्या है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके बच्चों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बदल जाता है, यानी कि बाइफर्केट हो जाता है। और हमने आपको बताया था बच्चों कि जहां पे बाइफर्केट होता है वहां पे एक बलून जैसा संरचना बन जाता है, यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ संरचना होता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैरोटिड साइनस। उसी को क्या बोलते हैं, कैरोटिड साइनस। और ये कैरोटिड साइनस के अंदर बैरोरिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैरोरिसेप्टर। और हमने आपको एक चीज और बताया था, यहीं पे क्या होता है बच्चों, कैरोटिड बॉडी भी पाया जाता है, कैरोटिड बॉडी भी पाया जाता है। क्लियर है। और हमने बोला था बच्चों कि बैरोरिसेप्टर का काम क्या होता है, बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अगर इस सेंस कर लेता है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये उसको सेंस कर लेता है और इस सेंस करके क्या करता है बच्चों, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को भेज देता है सूचना और वो फिर मेडुला को भेजता है और वहां से फिर कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे बीपी आपका बढ़ेगा बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे
और बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इंपल्स कैरी होना स्टार्ट हो जाएगा और इंपल्स को कैरी कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व, यानी कि दोनों नर्व क्या करेगा, बैरो रिसेप्टर से इंपल्स को लेकर के मेडुला तक पहुंचा देगा, जिसको वेजोमोटर सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन का वेजोमोटर सिस्टम, क्या बोलते हैं, वेजोमोटर सेंटर। अभी ये जो मेडुला है ये क्या करेगा बच्चों, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देगा और उसके बाद बच्चों सिंपैथेटिक इंपल्स को हार्ट के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर जाने से रोकेगा, यानी कि इनहिबिट करेगा, जिससे कि आपका वेजो डायलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन, यानी वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और आपका हार्ट रेट और बीपी फॉल हो जाएगा। फॉल मतलब रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर अगर बीपी बढ़ता है तो जो आपके बैरो रिसेप्टर्स हैं कैरोटिड साइनस के अंदर पाए जाते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट होकर के वो इंपल्स को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व तक भेज देते हैं। अब ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है बच्चों, आपके इंपल्स को मेडुला तक भेजता है और मेडुला क्या करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है और जो भी सिंपैथेटिक इंपल्स है उसको स्टिमुलेट करके उसको बच्चों इनहिबिट करके आपके वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे कि बीपी आपका मेंटेन हो जाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर भी क्या है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में ही काम आता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है फिर घटता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म जो मेंटेन किया जाता है वो क्या किया जाता है बच्चों, बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर के द्वारा। अगर मान के चलिए बच्चों बीपी आपके बॉडी के अंदर घट रहा है, हमने बैरो रिसेप्टर का देख लिया था कि बीपी जब बढ़ता है तो किस तरह से बीपी को मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर बच्चों बीपी कम हो गया, यानी कि बीपी का जो वैल्यू है वो डाउन हो गया, उस केस में क्या होगा, कीमो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये स्टिमुलेट क्यों होते हैं, ड्यू टू हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया किसको बोला जाता है, जब ब्लड के अंदर CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा और H+ आयन का मात्रा बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर जैसे CO2 और H+ आयन का मात्रा बढ़ा तो जिससे क्या हो जाएगा, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन का डिमांड घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अगर CO2 और H+ आयन बढ़ गया तो आपका कीमो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक्टिवेट होकर के बच्चों ये इंपल्स को लेकर के ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व तक लेके आएंगे और ठीक उसी प्रकार बच्चों ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या करेगा, मेडुला तक उस इंपल्स को भेजेगा और भेजने के बाद बच्चों सिंपैथेटिक पाथवे स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बच्चों वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वेसल्स नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रास मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों कि आपके बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, बॉडी के अंदर जैसे बीपी डाउन होता है, तो डाउन होने का मतलब है कि बॉडी फ्लूइड का कमी हो जाना, यानी कि जब बॉडी की फ्लूइड का कमी हो गया तो जाहिर सी बात है कि किडनी तक फ्लूइड बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा, यानी कि बॉडी फ्लूइड कम मात्रा में पहुंचेगा, जिससे कि GFR क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा बच्चों कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपार्टस के अंदर रेनिन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किडनी के अंदर पाया जाता है और जैसे ही GFR कम होता है उस केस में रेनिन निकालना स्टार्ट कर देता है। और ये रेनिन क्या काम करता है, आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ये एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। आपके ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये जैसे ही रेनिन के संपर्क में आएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का निर्माण कर देगा। और जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा बच्चों, आगे जाके जो लंग्स होता है, जो आपका लंग्स होता है, ये जो आपका लंग्स है बच्चों, लंग्स से क्या निकलता है, AC, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपके लंग्स से निकलता है। और ये एंजाइम क्या करेगा बच्चों, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन में कन्वर्ट कर देगा। और ये तीनों मिलके क्या करेगा बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर
जो बाहरी वाला परस होता है उसको बोला जाता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करेगा बच्चों, H2O और सोडियम दोनों का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि पुनः अवशोषण करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। और बीपी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेंटेन हो जाएगा। फिर से समझिए बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा था, आपके बॉडी के अंदर बीपी कम हो रहा था। बीपी कम होने की वजह से बॉडी के फ्लूइड की कमी हो रही थी। तो बॉडी के फ्लूइड की कमी हो जाने की वजह से किडनी के अंदर कम फ्लूइड जा रहा था, जिससे कि जीएफआर रेट कम हो रहा था। जीएफआर रेट कम होने से आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपार्टस क्या कर रहा था, रेनिन सिक्रीट कर रहा था। यानी कि जैसे जीएफआर कम होगा तो ये रेनिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। और रेनिन क्या करेगा बच्चों, आपके ब्लड के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन है इसको एक्टिव करने का काम करेगा। एक्टिव करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना देगा। और ये कैसा फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है इसका। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा बच्चों, जो ये आपका लंग्स है, लंग्स के जो बाहरी वाला पोर्शन है, लंग्स से एक एंजाइम निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को पे काम करता है, और जिससे कि H2O यानी कि वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है और सोडियम का भी अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि उसको एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी के अंदर जैसे ही रीअब्जॉर्ब होगा तो उसका कंटेंट बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उससे बीपी का कंट्रोल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का मैकेनिज्म, किस तरह से ये काम करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। इसको समझना बेहद जरूरी है बच्चों। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट का मतलब होता है कि फ्लूइड शिफ्ट कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। ये देखते हैं कैसे शिफ्ट करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, आर्टरीज है। ये क्या है बच्चों, आर्टरीज है। और आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और यही आगे जाके बच्चों आर्टरियोल्स में डिवाइड होता है, और आर्टरियोल्स आगे जाके कैपिलरी का निर्माण करता है। फिर वो कैपिलरी आगे बच्चों वेन्यूल्स और वेन्स का निर्माण करते हैं। क्लियर है? ये जो कैपिलरी है बच्चों, यहाँ अगर आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कैपिलरी के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही कैपिलरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, फ्लूइड लीक करेगा। क्या करेगा, फ्लूइड लीक करेगा। किधर लीक करेगा बच्चों, तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है, सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, यानी कि गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप में फ्लूइड क्या करेगा, लीक करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही लीक करेगा, बॉडी यहां से फ्लूइड लीक करना स्टार्ट करेगा कैपिलरीज के अंदर से, तो जैसे फ्लूइड लीक करेगा बच्चों, इस आर्टरीज के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा। और फ्लूइड डिक्रीज होगा जिससे कि बीपी आपका मेंटेन हो जाएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो जिससे कि कैपिलरी फ्लूइड भी क्या होता है, कैपिलरी के अंदर प्रेशर बढ़ता है। कैपिलरी के अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया बच्चों, उससे आपका फ्लूइड लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और जब फ्लूइड लीकेज होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाएगी। फ्लूइड की कमी हो जाने की वजह से आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर दूसरा केस देखेंगे बच्चों, अगर बीपी डाउन होता है, अगर बीपी डिक्रीज हो जाता है बच्चों, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपकी कैपिलरीज के अंदर भी प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि इसके अंदर भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जो बच्चों आपका जो फ्लूइड बाहर लीक हुआ था, या फिर बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो भी फ्लूइड है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ, आपके कैपिलरीज के अंदर। कहाँ, आपके कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, मूव कर जाएगा फ्लूइड, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आपका बीपी बढ़ जाएगा। फिर से इसको समझिए बच्चों। सबसे पहले क्या हो रहा था कि बीपी आपका बढ़ रहा था, बीपी बढ़ने की वजह से कैपिलरी प्रेशर बढ़ गया। कैपिलरी प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड लीक कर गया कैपिलरी में से, कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अब क्या होगा, कैपिलरी में से जैसे ही फ्लूइड लीक किया तो कैपिलरी के अंदर यानी कि आर्टरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, जिससे कि बीपी भी नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट है, अगर बीपी कम हो गया, अगर बीपी कम होने के केस में कैपिलरी प्रेशर भी कम हो जाएगा। कैपिलरी प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, कैपिलरी के अंदर, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से कैपिलरी के अंदर क्या होता है बच्चों, फ्लूइड शिफ्ट होता है। इस तरह कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय किडनी। अब किडनी किस तरह से ब्लड वॉल्यूम को यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। सबसे पहले प्रेशर डायरेसिस होता है। क्या होता है? प्रेशर डायूरेसिस। इसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो पानी का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है H2O, यानी कि ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो किडनी क्या करेगा कि ज्यादा मात्रा में H2O को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। और बच्चों जैसे एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा, जैसे कि बीपी भी कम हो जाएगा। कैसे कम हुआ आपको समझ में आया बच्चों? इसको बोला जाता है प्रेशर डायूरेसिस। प्रेशर डायूरेसिस के अंदर क्या था कि नॉर्मल सी बात है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनी आपका ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर नेट्रियूरेटिस। क्या है? नेट्रियूरेटिक। नेट्रियूरेटिक में क्या होता है? बीपी अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि वाटर और सोडियम दोनों एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। यानी कि बीपी अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। वो क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके वाटर और सोडियम दोनों बाहर निकल जाते हैं ज्यादा अमाउंट में, जिससे कि बीपी आपका मेंटेन हो जाता है। अगर इस केस में बीपी कम हो गया तो सोडियम और वाटर दोनों रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा और आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन। अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशन कहाँ पे यूज होता है, जहां पे लॉन्ग टर्म क्या होता है बीपी को अगर रेगुलेट करना होता है तो हम हार्मोन रेगुलेशन बॉडी के अंदर होता है। रास मैकेनिज्म होता है बच्चों जिसके अंदर एक हार्मोन है ADH, जिसको वेसोप्रेसिन बोला जाता है। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब बीपी कम होगा, जब बॉडी के अंदर बीपी कम होगा बच्चों, उस केस में क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज होता है। क्या होता है? ADH रिलीज होता है, यानी ADH सिक्रीशन किया जाता है। कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? ADH के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एस्टियो रीअब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर बीपी कम है तो उसके अंदर वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा? बीपी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बीपी मेंटेन हो जाएगा। और वहीं पे अगर H2O रीअब्जॉर्प्शन होगा, अगर H2O पानी का अगर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा, जिससे कि बीपी आपका मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है? जो एट्रियल वाल के अंदर सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है बच्चों? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्लिनिकल फिजियोलॉजी। कुछ क्लिनिकल फिजियोलॉजी है जिसका समझना आपके लिए बेहद जरूरी है बच्चों। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि अगर परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ बीपी अगर 150/90 से भी ज्यादा mmHg से रहता है, यानी कि मोर देन 150/90 mmHg से ज्यादा रहता है, वो भी कैसा? परसिस्टेंट। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप दौड़ के आए हैं, आपका बीपी बढ़ा हुआ है 150 है तो वो हाइपरटेंशन होगा, ऐसा नहीं है। परसिस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा लगातार एक जैसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ये दो तरह का होता है बच्चों, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो उसके अंदर सिर्फ हाइपरटेंशन होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर किसी डिजीज की वजह से आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे एग्जांपल है, अगर वो वाला बीमारी है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन का केस आता है, तो आपका सेकेंडरी क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई भी डिजीज की वजह से आपके बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन का केस नहीं होता है, ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ता है। अगर किसी डिजीज की वजह से बढ़ेगा तो आपका वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। क्लियर है? अगर सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ आया, अगर सिस्टोलिक बीपी सिर्फ बढ़ा हुआ आया, उस केस को हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर सिर्फ ऊपर वाला रीडिंग बढ़ा हुआ है तो उसको हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। दूसरा जो हमारा केस है उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि कम। तो हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर। अगर परसिस्टेंट लो ब्लड प्रेशर रहेगा कितना? लेस देन 90/60 mmHg। अगर लेस देन 90/60 mmHg से भी कम हमेशा परसिस्टेंट आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है, उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसके भी दो प्रकार है बच्चों, सिर्फ
हाइपरटेंशन है सिर्फ हाइपोटेंशन है, उस केस को प्राइमरी हाइपोटेंशन बोलेंगे। अगर किसी डिजीज की वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन का केस है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम होता है, उसको सेकेंडरी हाइपोटेंशन बोला जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ब्लड प्रेशर कम क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि आपके जो आर्टरीज है उसके अंदर प्लग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। अगर आर्टरी के अंदर प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल चिपक रहा है, क्लियर है, तो उस केस में ब्लड का वॉल्यूम जो है कम आगे जाता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। रुकना मतलब कि बहुत रेसिस्ट हो जाता है, कम अमाउंट में जाता है हार्ट के अंदर, जिसके द्वारा आप जब बीपी जांचेंगे बच्चों पेशेंट का, तो बीपी कम आएगा, यानी कि बीपी डिक्रीज अमाउंट में आएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि इन्फेक्शन तो हार्ट अटैक हो गया बच्चों, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया में इस तरह से कम ब्लड सप्लाई होता है हार्ट तक, क्लियर है। आई होप आपको क्लिनिकल फिजियोलॉजी समझ में आएगा बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक बार समराइज कर लेते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में सभी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। आप लोग साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाइए, जो भी डायग्राम हम पढ़ाते हैं वो डायग्राम का जो भी नोट्स बनाते हैं आप हैंड रिटन, उसके अंदर हाथ से ही डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हाथ से नहीं बनता है तो आप प्रिंट करके भी वहां पे चिपका सकते हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे वहां पे फटाफट आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ईसीजी को अच्छे से देखा, ईसीजी क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के लीड्स होते हैं, कहाँ पे लीड का प्लेसमेंट होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे किया जाता है, और क्लिनिकल कुछ फिजियोलॉजी के बारे में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर से संबंधित कौन कौन सा क्लिनिकल फिजियोलॉजी है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आएगा। क्लास समझ में आया बच्चों तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और ये जो लेक्चर है सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ भी ये चैनल साझा कीजिए ताकि वो भी यहाँ पे आगे बढ़ सकें। क्लियर है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।